दोस्तों, आना पड़ा हमें पटियाला हाउस कोर्ट में, क्योंकि मामला ही ऐसा है और आपके लिए जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ आए बगैर नहीं मिल पाती। तो अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो, अभी पूरी की पूरी जो आप इंटरव्यू देखने वाले हो, वो इस कोर्ट के रहे वाइस प्रेसिडेंट विमल सर का आप देखने वाले हो। हाल ही में वीरेंद्र नरवाल जी की साथ जो घटना हुई है, जिस तरीके से उनका मर्डर किया गया है, गोली मारकर 2 लोग भाग गए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी कि जहाँ पर स्पीडी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और साथ ही साथ एडवोकेट अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक बिल पास किया जाए। और काफ़ी इंसाइट्स हैं, पता चलेगा आपको कि आखिर ये पूरा का पूरा केस है जो लॉयर्स एसोसिएट्स और जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं, रीज़न क्या है उसका। आखिर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है क्या, जायज़ है या फिर क्यों, किस लिए डिमांड कर रहे हैं, है ना। इसकी मेन रीज़न क्या है और किन लोगों को नुकसान हो रहा है, किन लोगों को फायदा हो रहा है, आखिर कोर्ट चल कैसे रही है अगर हड़ताल पे हैं सब लोग। सो इन जानेंगे इन सारी चीज़ों के डिटेल में। आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही रॉ और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट हमारे जो एडवोकेट सर हैं उनके तरफ से ये आई है। तो रियल रीज़न क्या है इसके पीछे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। टाइम स्टैंपिंग हमने दे रखी है और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, फ्रेंड, फिलोसोफर गाइड। लाइव है कहां से? डायरेक्ट पटियाला हाउस कोर्ट से, है ना। चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, हम लोग अब आ चुके हैं पटियाला हाउस कोर्ट में और जिस केस से संबंधित अभी हमने आपको डिस्कस किया है, अभी ये चर्चा करेंगे हम लोग। अंदर चलते हैं। एडवोकेट हैं डॉक्टर विमल रे वर्मा सर, आप देख सकते हैं उनकी ये चैम्बर है और अंदर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई आखिर क्या है ये मुद्दा, कैसे इस पूरे के पूरे मामले को हम डिटेल में समझ सकते हैं। सो ये सर का चैम्बर है। विमल सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो ये सर का चैम्बर है और आप तो इनको जानते ही होंगे। ये आपकी फैकल्टी एडुकेटर और एडवोकेट अपूर्वा वत्स हैं और सर के साथ सर के एसोसिएट्स हैं जो कि दिन रात लगे रहते हैं सर। सो सर, बैठ जाओ। थैंक यू। विमल सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका अड्डा 24/7 के हमारे जुडिशरी और आईएएस चैनल पर। यहाँ परमिशन देने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपूर्वा, आप 2 मिनट आइए यहाँ पे। मैं आपसे कुछ पर्सनल चीजें पूछना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि आपकी जो मैम है अपूर्वा मैम, उनके मैम के सर ये रह चुके हैं सर। तो अब मैम के सर से आपको मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अपूर्वा, आप सर से तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, लेकिन अपने मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस उन दिनों की बात बताइए जब आप आपके मेंटोर ये थे। आप अभी तो आप खुद मेंटोर बनी हुई, तो सर के बारे में और वो पुराने एक्सपीरियंसेस वुड यू लाइक टू शेयर हियर? बिल्कुल सर। सर ये मेरे लिए बहुत ही, मैं अभी भी ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए कि मैंने सर से सभी चीज़ सीखी गई हैं। और ज़रूरी नहीं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं या कोर्ट का काम कैसे होता है, ज़िंदगी के फ़लसफ़े भी मैंने इनसे सीखे हैं और ये हमारे हमेशा से एक बड़े एक मेंटोर नाम ले सकती हूँ मैं, वो रहे हमारे लिए। और इनकी बताई हुई फ़लसफ़ों पर हम अब तक चलते आए हैं। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार इनकी सभी चीज़ों, बताई हुई, कही सिखाई हुई बातों पर हम अभी भी अमल करते हैं। कब से आप एसोसिएटेड थे सर से? सर मैं तो बचपन से एसोसिएटेड हूँ, बट मैंने जब सर के साथ प्रैक्टिस की थी वो 2016 का दौर था, जब मैं सर के पास आती थी और हम यहाँ पर कोर्ट केसेस को, सर ने मुझे एज अ इंटर्न में थी जब मैं लॉ कर रही थी, तो सर के पास मैं काम सीखती थी। बाकी वैसे हम बचपन से ही, मेरे पेरेंट्स सर को जानते हैं और बहुत पुराना ये संबंध है हमारा। और सर की जर्नी से भी ये सीखने को मिला, सर ने हमें वो निडरता सिखाई। एक होता है कि आप कैसे कानून को लेते हो, कानून को लेने के भी 2 ज़रिए होते हैं कि आप या तो डर कर लो कि ठीक है, या आप निडर होकर कानून को यूज़ करो। तो सर से हमें वो सीखने को मिला, कर डालो देखा जाएगा, बोल डालो
कुछ नहीं होता, जाओ करके आओ। तो ये कॉन्फिडेंस देने के पीछे सर हैं हमारे, जिन्होंने ये सभी चीज़ें हमें दी। तो हमारे साथ है डॉक्टर विमल रॉय वर्मा, और यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस को लगभग 35 से 36 साल हो चुके हैं। तो जानते हैं सर के बारे में कि सर की जर्नी अब तक कैसी रही, कहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक पहुँचने तक के सफ़र पे थोड़ी सी यहाँ पर लाइट डालते हैं। और आप सबके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होगा, मोटिवेशनल होगा ये जानना कि एक अधिवक्ता किस तरीके से आगे बढ़ते हुए, इतने सालों की प्रैक्टिस करते हुए क्या कुछ सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सर की कहानी, सर की ज़ुबानी। अगर प्रोफेशन की बात करूं तो भाई मैं एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी हूं, डॉक्टरेट हूं। तो कानून को समझने में और उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और बहुत सारे जो है ना मेरे एसोसिएट रहे हैं मेरे साथ, और नहीं तो कम से कम 200-400 एसोसिएट्स जो हैं वो तो मेरे साथ रहे होंगे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। और आज मैं समझता हूँ कि शायद दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के एरिया में हर कोर्ट में ऐसे लॉयर्स होंगे जिन्होंने कभी ना कभी मेरे साथ काम किया होगा। वैसे तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन आज आप सभी के लिए मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर से कि आप सब भी उसको देखें, कुछ सीखें। तो सर, जैसा कि आपने अभी, हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे इस बात के ऊपर कि एडवोकेट्स की जब मतलब इस प्रकार से डेथ हो जाती है, कोई उनका मर्डर कर देता है, तो पीछे फैमिली के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, फैमिली के पास कोई स्कोप नहीं है। तो सर, आप उन चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, महिलाओं को हमेशा से काफ़ी सशक्त सर ने माना है और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम भी किए हैं। तो सर, इस चीज़ के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जहाँ पर उनकी फैमिली को सुरक्षित किया जाए? सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कोई भी परिवार आज के हालात में, आज के माहौल में जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो पुराने लोग ऐसे कहते थे कि भाई पैसा भगवान तो नहीं है, पर उसमें जो गुण है ना वो भगवान जैसे ही आ चुके हैं। बिना पैसे के आज की दुनिया में जीना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए मैंने अपने पहले भी जब कभी मैंने अपने सोशल सर्कल में उठता बैठता हूँ, यही कहता हूँ कि भाई वकीलों के लिए सोशल सिक्योरिटी का मसला बहुत ही अहम मसला है। उस पे काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। क्योंकि हर तरफ एक कंफ्यूजन और डाउट का माहौल है कि आखिर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है क्या, क्योंकि इस केस से संबंधित ये मुद्दा फिर से आ चुका है। तो आपसे एक हम पड़ताल करना चाहते हैं, डिटेल में इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आखिर एक आम नागरिक को भी पता करना हो कि आखिर ये मसला है क्या, प्रोटेस्ट है क्या। क्या ये आम है कि कोई वकील को सरेआम गोली मार दे, उसके बाद प्रोटेस्ट करें किसी बिल के लिए, या फिर ये सिलसिला पहले चलता आ रहा है? सो भारत में सर क्या ज़रूरी है कि कोई भी लॉ या एक्ट आए तो उसके लिए आम नागरिक या फिर सरकारी अफसर या फिर कोई भी ऐसे जनता को सड़क पर उतरे बिल के लिए, चाहे वो निर्भया केस हो या फिर फार्म लॉज हो या प्रोटेक्शन बिल हो? तो इस पूरे के पूरे मुद्दे को थोड़ा सुलझाएं सर, कैसे कर सकते हैं हम, क्या जनता जान सकती है आपकी इस? सबसे पहली बात तो ये कि जो जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस प्रकार की घटना जो है वो किसी भी वकील के साथ नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज़ों को देखते हुए हमारी बीसीआई ने और बीसीडी ने मिलके एक बिल भेजा हुआ है जिसको बोलते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। और वो सन 2021 से पार्लियामेंट में पेंडिंग है। और जिसकी उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ना उस एक्ट को, उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा पार्लियामेंट पास करके। तो जब अगर पार्लियामेंट से वो पास हो जाएगा तो फिर एनेक्टमेंट हो जाएगी। एनेक्टमेंट हो जाएगी तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली लॉयर्स को कुछ प्रोटेक्शन मिलेंगी। उन प्रोटेक्शंस में लॉयर्स के खिलाफ अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, जैसे अभी रिसेंटली हमारे राजस्थान हाईकोर्ट ने, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसको अब एनेक्टमेंट करते हैं और 2023 में ही पास हुआ है। वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 राजस्थान। छत्तीसगढ़ ने भी शायद पास किया है। और ऐसे ही अगर कोई सेंट्रल एक्ट आ जाता है एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए तो वो पूरी लॉयर फैटर्निटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और उसका फ़ायदा हर वकील को मिलेगा।
जिससे कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगर मान लो कोई करता है, कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, कोई उनको हर्ट करता है, तो उसके लिए पीनल एक्शन होगा उन एसेलेंट्स को। तो ये है मेन इसमें मुद्दा तो। बिल्कुल सही बोला सर ने। तो ये हम चाहते हैं कि एक आप सब बच्चे सब लॉ कर रहे हैं या लॉ कर चुके हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब भी इसी फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं और उसी हिस्से के कारण आप सभी को ये पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस चीज़ के लिए हम मांग कर रहे हैं, क्यों स्ट्राइक हो रही है। और आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं कि स्ट्राइक से हम बेल नहीं हो पा रही है या फिर स्टे नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में रुकावट हो रही है, तो ऐसा नहीं है। सीजीआई साहब ने अभी रिसेंटली ही क्या कहा है कि एक तो कोविड केसेस जो राइज हो रहे हैं उसकी वजह से आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ये इस तरीके के सिलसिले भी आते हैं सामने तो भी आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन और है मेरे मन में, सर जैसे कि ऐसे तो कोई भी क्रिमिनल केस लेगा वकील, और इस तरीके से उसके मन में या उसके परिवार वालों के मन में हमेशा एक भय रहेगा कि भाई ऐसा ना हो कि कोई चलते फिरते गोली मार दे, उनको किसी प्रकार का एक्सीडेंट करवा दे, किसी भी तरीके का उनको फिजिकल हार्म करा दे। तो सर इस चीज़ के लिए कि जैसे जो एक ये भय रहेगा, तो क्या उस भय से वकील हमारे अधिवक्ता बाहर आ सकेंगे या ऐसा फ़ील करते हैं? क्योंकि सर आपकी प्रैक्टिस को बहुत कई साल हो चुके हैं, मेरे ख़्याल से सर 30 साल के अराउंड आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आप 35 साल सर 35 साल से सर प्रैक्टिस में हैं। तो सर क्या कोई भय रहता है इस तरीके से, या हम जैसे जो अभी जनरेशन एडवोकेसी में आ रही है, तो क्या उनको ऐसा कोई भय फ़ील होना चाहिए, या अगर है तो उससे निकलना कैसे चाहिए? देखो, अगर जो लोग लॉयर्स जो हैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भय तो हमेशा बना रहता है। कई बार रिजल्ट्स जो हैं हमारे मन मुताबिक आ जाते हैं, कई बार रिजल्ट्स हमारे मन मुताबिक नहीं भी आते हैं। हमारे मन मुताबिक का मतलब ये है कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनके मन मुताबिक नहीं आते हैं, तो कई बार जो है ना ये जो डर है ये तो हमेशा बना ही रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिमांड की है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है आज के हालात को देखते हुए, और इसीलिए ये डिमांड की जा रही है, इसीलिए ये स्ट्राइक जो है अभी की जा रही है कि जो एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है एडवोकेट्स का, वो जल्दी से जल्दी उसको अनेक्ट किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू सो मच सर, इस चर्चे को जो आपने एक्सप्लेन किया है अभी इस बिल के बारे में डिटेल में और समझेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बिल तो 2021 में आ चुका था, और क्या हम इंतजार कर रहे थे किसी मूवमेंट के होने का या फिर बड़ा इवेंट होने का, कि फिर से एक शोर हो चुका, या फिर काम चल रहा था इस बिल पे ऑलरेडी, बहस चल रही थी, आखिर किस वजह से ये रुका हुआ सर? कोई अगर आपके पास मतलब आइडिया है कि क्यों रुका हुआ था ये? देखिए, अब हमारी जो हमारी जो हमारी जो स्टेचुरी बॉडीज़ हैं, बीसीडी है, बीसीआई है, उन्होंने इस एक्ट का बिल बनाकर गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब गवर्नमेंट ने इसको पास करना है, ये अब गवर्नमेंट के हैंड पे है कि वो इसको कब पास करती है और कब इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसमें लॉयर्स कुछ नहीं कर सकते, लॉयर्स सिर्फ एजिटेट कर सकते हैं कि इस बिल को जल्दी जल्दी एक एक्ट का स्वरूप दिया जाए। तो सर क्या ये साइलेंट स्ट्राइक हो रही है या फिर कोई धूम धड़ाका या इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, किस तरह की प्रोटेस्ट की जा रही है, तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, लॉयर्स का भी धूम धड़ाके में विश्वास नहीं रखते हैं, ना कोई धूम धड़ाका है ना कुछ है। साइलेंटली हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। और सर ये कब तक चलेगी स्ट्राइक, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? 5 और 6 तारीख तक तो थी, अब 6 तारीख को आज की तारीख में मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो भी मीटिंग होगी उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो जल्दी जल्दी आप लोगों को कम्युनिकेट किया जाएगा। सर जैसे ये राजस्थान में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब आपने कहा छत्तीसगढ़ में भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो अब ये दिल्ली में इम्प्लीमेंट होगा, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ तक अभी साफ हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे एक्ट बनाए हैं, और वो जो एप्लीकेबल होंगे वो उन स्टेट्स में एप्लीकेबल होंगे वो एक्ट, क्योंकि राजस्थान ने जो एक्ट एनेक्टमेंट किया है वो राजस्थान के लॉयर्स पे एप्लीकेबल होगा, और जो छत्तीसगढ़ वाला है वो छत्तीसगढ़ के लॉयर्स पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कोई एक्ट बनाती है तो वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है ये, कि वो स्टेट लेवल तक रहेगा उनका एक्ट, वहाँ के लॉयर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्ट पास करती है तो उसका अम्ब्रेला पूरे इंडिया के लॉयर्स को मिलेगा। अम, सर ये जो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे आपसे कि किस तरीके की इम्यूनिटी रहेगी, और आपकी तरफ से बीइंग एन एडवोकेट आप क्या चाहते हैं कि इस बिल में कुछ संशोधन हो, या फिर ये बिल ऐसे ही पास हो? कुछ त्रुटियां भी हैं इसमें, या फिर ऑल सेट है ये रिलीज होने के लिए? अभी तो इस बिल में एक जो है ड्राफ्ट गया हुआ है। अब ये ड्राफ्ट गया है, इस पे डिबेट होगी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद वो किस शेप में ये क्लियर होता है और पास होता है, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, क्योंकि बिल है, अभी बिल में डिबेट होगी, डिबेट के बाद पता चलेगा कि क्या अमेंडमेंट्स होती हैं, क्या एडिशन एल्ट्रेशन होता है। ये तो पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट है। तो अगर आसान भाषा में कहें कि अगर अ, एक वकील, अगर ये केस बिल पास हो जाता है, ये एक वकील अगर कोई केस लड़ता है, कोई संगीन केस है जिसने आपने बताया कि बहुत मैलिशियस इंटेंट के साथ, तो उसको कैसी इम्यूनिटी मिल सकती है? क्या किस तरीके की सुरक्षा के बारे में बताया गया है उस बिल में? उसमें ये है कि अगर एक तो प्रिविलेजेस रहेंगी आपकी, जो आपके अपने क्लाइंट के साथ जो भी आपका डिबेट होता है या कुछ भी है, या अपने क्लाइंट के साथ जो भी डिस्कशन है, या जो आपके पास नॉलेज होती है अपने क्लाइंट को लेके, वो प्रिविलेजेस रहेंगी। दूसरा ये है कि अगर आप एक वकील को कभी भी कोई भी हर्ट करता है, अगर सिंपल हर्ट है तो उसमें प्रोविज़न है 2 साल की कन्विक्शन प्लस फाइन। अगर ग्रीवियस हर्ट है तो उसमें 7 साल तक की सजा है। अगर लाइफ को थ्रेट है या अनडू इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें लाइफ तक का शायद उसमें कन्विक्शन का प्रोविज़न होना चाहिए। और मेरे हिसाब